जाना है सब चैनल एक साथ ले लो बाइट सर प्लीज दो मिनट ना एक साथ पहले एक साथ बोल दीजिए सर। आज जो है मतदान हो रहा है, किस तरीके मैं मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि मतदान के लिए निकले। आपका एक मत नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा और देश के अंदर जिस तरीके से ऐतिहासिक उपलब्धियां हुई हैं, देश जिस तरीके से आगे बढ़ा है, आर्थिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर सेक्टर में भारत ने जिस तरह की प्रगति की है, आने वाले 2047 को विकसित भारत बनाने के लिए हमें पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से घर से निकलना चाहिए और मतदान करना चाहिए, अधिकतम मतदान करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेना चाहिए। आपको लगता है चुनाव फाइट में? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के सामने चुनाव कोई टक्कर नहीं है। ये चुनाव देश का चुनाव है। देश में नरेंद्र मोदी जी को लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हम संसदीय क्षेत्र के नाते, सांसद के नाते चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम सब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप हैट्रिक लगाने के प्रति आश्वस्त हैं? तीसरी बार लगातार कोटा। देखिए, देश में, प्रदेश में मोदी जी का माहौल है, तीसरी बार चुनाव जीतेंगे और अत्यधिक मैं एक विश्वास कह सकता हूं कि मुझे जनता ने हमेशा विश्वास भरोसा ज्यादा दिया है। मैं 5 चुनाव के अंदर जनता ने मुझे विश्वास भरोसा ज्यादा दिया। मैंने कोशिश की एक बेटे भाई के रूप में उनकी सेवा कर सकूं। क्या ये चुनाव बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो गया है? प्रहलाद गुंजल भी 4 महीने पहले तक तो यही वो उनके दल के नेता है, वो दल बदलते रहते हैं। दल बदलने के बाद वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, इधर नरेंद्र मोदी जी के चुनाव है। ये चुनाव इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के लड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ राजस्थान में भी कई सीटों को। देखिए, इंडिया गठबंधन कोई गठबंधन बचा नहीं। न तो इंडिया गठबंधन का कोई नेता है, न नीति है, न नीति, न पॉलिसी है, कोई नहीं। आपने कुछ समय पहले कहा था गठबंधनों के सरकारों के जमाने के। निश्चित रूप से आज भी गए। 2014 के बाद देश की जनता जानती है कि गठबंधन की सरकार करप्ट सरकारें होती है, मिलीजुली सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ता है। एक दल की सरकार, बहुमत की सरकार हमेशा विकास के एजेंडे को ले जाती है और आगे भविष्य के नए प्लान की योजना बनाती है। पूर्व सीएम के ओएसडी ने 2 दिन पहले जो बातें कही, क्या उन सब चीजों का इस चुनाव पर कोई असर पड़ रहा है? देखिए, वो उनकी बातें हैं, उस बारे में नहीं जाना चाहता। सर अभी क्या संदेश देंगे चुनाव? मैं यही संदेश मतदाता देता हूं कि अधिकतम मतदाता मतदान के लिए निकले और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतदान करें। वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव में, पिछले चरण में कम रहा, उसका कोई नुकसान हुआ क्या? अभी तो मुझे जो जानकारी मिली, लोग मतदाताओं में अति उत्साह है, मतदाता निकल रहे हैं और मैं अपील करूंगा कि लोकतंत्र की सक्रिय भागीदारी में मतदाता अधिक मतदान करें। तो बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिरला और मौजूदा वक्त में शेखावत को सुनते हैं। और पीछे छाया में, बिल्कुल पीछे छाया में, सब शेड में, आराम से मैं तुम्हारे साथ हूँ 15 मिनट तक बस। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अपना वोट डाला है। क्या कुछ कहेंगे वो सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और सेल्फी लेकर के हमें भेज दें। हम आपकी सेल्फी को टीवी स्क्रीन पर चलाएंगे और साथ ही साथ एक मजबूत नागरिक के तौर पर यह आपका अधिकार है, कर्तव्य है कि आप वोट डालें। सब लोग नीचे आ जाओ। गजेंद्र सिंह शेखावत पोलिंग बूथ पर अपने परिवार के साथ पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और साथ ही साथ मौजूदा सांसद, केंद्रीय मंत्री जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, उनके सामने करण सिंह उचाड़ा से मुकाबला। मनु, लगातार आप ग्राउंड जीरो पर रही और आपने देखा किस तरह का उत्साह इस बार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल कड़ा मुकाबला है और जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है देखना कि इस वक्त आज जब इलेक्शन डे है तो गजेंद्र सिंह शेखावत किस तरह से मैसेज यहाँ पर देते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं और तीसरी बार चुनावी मैदान में है और उनके सामने करण सिंह उचाड़ा। फाइट टाइट है, बहुत कड़ा मुकाबला। करण सिंह उचाड़ा भले ही पहली बार चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उनकी बड़ी पकड़ यहाँ पर देखने को मिली है और इसीलिए देखिए यहाँ पर पुरजोर कोशिश चुनाव प्रचार में बीजेपी की तरफ से भी देखने को मिली। कंगना रनौत जो कि एक्ट्रेस हैं और बीजेपी की अब उम्मीदवार भी है मंडी से, वो खुद शेखावत के लिए रोड शो करने के लिए पहुंचे थे। बड़ा हुजूम देखने को मिला था। सुनते हैं शेखावत। भारत के परिपक्व होते हुए लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दिन है और आज जिस उत्साह के साथ लोग मतदान के लिए निकले हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आज मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से बहुत बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ पिछले 10 साल में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ जहां गरीब कल्याण
की योजनाओं को संपूर्णता और समग्रता के साथ में उतारते हुए 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। वहीं दूसरी तरफ देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए, देश को आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध करते हुए, देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व भर में पुनः स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है। जहां एक तरफ 4 से 14 के बीच में देश अपना आत्मविश्वास खो करके एक कमजोर देश है, ऐसा मन में भाव उत्पन्न हो चुका था। पिछले 10 साल में देश के विश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए हम विकसित हो सकते हैं, इसको लेकर 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर के हम कदम ताल कर रहे हैं। और अब की बार का चुनाव विकसित भारत के संकल्प की आधारशिला रखने का चुनाव है। 400 पार की बात थी, क्या कॉन्फिडेंस है? देखिए, निश्चित रूप से 400 पार होगा। मैंने पहले भी कहा है, जब हमने 272 की बात की थी और उस दिन मैं मतदान करने आया था, तब भी आप लोगों के प्रश्न थे और मैंने कहा था निश्चित 272 होगा। 2019 में जब हम मतदान करने आए थे, तब भी आपका प्रश्न था कि क्या 25 सीटें जीत पाएंगे और क्या जोधपुर की सीट आप जीत पाएंगे और क्या 300 के पार होगा। आपके सामने परिणाम तीनों जगह हुआ। इस बार भी ये निश्चित मान करके चलिए, जोधपुर हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, राजस्थान की 25 सीटें जीतेंगे और देश में अब की बार 400 के पार होगा। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को सुन रहे थे आप मतदान के बाद, और उन्होंने एक बार फिर से सरकार रिपीट होने का दावा किया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो जोधपुर की है। जोधपुर में मुकाबला, जैसे मनु बता रही थी, बेहद दिलचस्प है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं करण सिंह उचारडा। तो उनके ठीक सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, मौजूदा सांसद, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर ईआरसीपी को गिनाते रहे और केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं जोधपुर से हैट्रिक का दावा और 400 पार का नारा एक बार फिर लगाते हुए आप सुन रहे थे। अपने परिवार के साथ पहुंचे, अपने मत का इस्तेमाल। तो लगातार हमारे मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। जानू साहब, आपके पास आ रहा हूं। अभी मैनिफेस्टो को लेकर बात कर रहे थे यादव जी। मैनिफेस्टो में तमाम बातों को लेकर के कांग्रेस की आप भी लगातार सवाल उठाते रहे। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जिस प्रकार से शब्दों को घुमाकर तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा का प्रावधान किया है और उसका पटाक्षेप जब होने लगा है, तो कांग्रेस की भाषा भी बदलने लगी है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार की बिलो स्टैंडर्ड भाषा प्रधानमंत्री के लिए अभिव्यक्त की है, लोकतंत्र में ऐसी भाषा की अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी जब भी चुनाव में कूदते हैं तो किसी न किसी बहाने भारतीय जनता पार्टी को वो विच प्रदान करते हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी खेलकर चौके छक्के मारती है। और ये हैट्रिक चांस राहुल गांधी और सैम पित्रोदा के बयानों से ही मददगार बनकर भाजपा को तीसरी बार सरकार बनाने और राजस्थान में फिर से पूरा सीट दिलाने। खड़गे साहब कह रहे हैं कि जो हमारे घोषणा पत्र में नहीं है वो भी प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं और उन्होंने समय भी मांगा, कहा कि मैं खुद समझाता हूं मोदी जी को कि हमारा घोषणा पत्र क्या है। देखो, कांग्रेस की आदत रही है, खड़गे जी मिलकर समझाना चाहते हैं, पर खड़गे जी को जनता लगातार समझा रही है। 414 वाली पार्टी 40 से नीचे आ गई है और राहुल गांधी के मिलने का तरीका तो संसद में हमने देखा था, एक तो मिलना और एक गले पड़ना। तो कांग्रेस की जो इस समय चुनाव में हालत है और देश की जनता से उनका जिस प्रकार कनेक्शन कट चुका है, उसके कारण अब वो बहाने तलाशते हैं चर्चा में बने रहने के लिए। अब मोदी जी से मिलना और समझाना एक सीधे तौर पर बचकानी हरकत से ज्यादा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति 3 बार मुख्यमंत्री रहा है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, उसे समझाने की बात कांग्रेस कर रही है। समझ में आता है कि कांग्रेस अगर आप जनता क्या चाहती है नहीं समझ पा रही। बीजेपी लगातार हमलावर है, प्रधानमंत्री लगातार हर मंच से आपके घोषणा पत्र को जनता के सामने रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह की बातें की जा रही है जिसमें तुष्टीकरण साफ तौर पर दिखता है। क्या आपको नहीं लगता कि आप में भी कहीं ना कहीं कमी रह गई जनता को समझाने में कि किस तरह का आपका घोषणा पत्र है? नहीं, हमें कमी कहाँ रह गई। हमने 8 करोड़ जो हमारा जो न्याय पत्र है वो घर घर में जाके हमारा कार्यकर्ता
वितरित किया। और आप देखेंगे और मैं तो ये भी चाहूँगा, जैसे जानू जी कहते हैं, मैं तो न्यूज़ 18 से चाहूँगा कि हमारे घोषणा पत्र का वो हिस्सा दिखाया जाए जिसपे इन लोगों को आपत्ति है कि ये एक भाषा है जिसपे आपत्ति है। हम तो चाहते हैं कि हमारी बहस और हमारा घोषणा पत्र जनता के पास पहुंचे। सीधे सीधे हमारे पास संसाधन तो है नहीं, ना तो हमारे पास मीडिया को देने के लिए हमारे पास कुछ है, ना हमारा विज्ञापन भी आज तो प्रकाशित नहीं हो रहा है। तो हमारा वो जो आपत्तिजनक चीज है वही कम से कम प्रकाशित कर दीजिए आप, हम तो उसमें भी खुश हो जाएंगे। यादव जी सुन लीजिए, क्या आपके मैनिफेस्टो में सोशियो इकोनॉमिक सेंसस की बात नहीं की गई है, जिसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं? जी तो मैं आपकी जानकारी में दे दूं, संविधान का अनुच्छेद 340 सोशल इकोनॉमी, आप याद कीजिए इसको, और इसको अगर नहीं है तो मेरी बात को जुठला दीजिए। संविधान का अनुच्छेद 340 सोशल इकोनॉमिक सेंसस की बात करता आया है, ये संविधान के अनुच्छेद में है। निश्चित रूप से जनता का बहुत आशीर्वाद प्यार स्नेह मुझे मिला है। मेरी कोशिश रही कि हर संकट के साथ, कोरोना का संकट हो चाहे बाढ़ का संकट हो, हर संकट के समय में कोटा की जनता के साथ रहा और जनता ने मुझे विश्वास भरोसा दिया और 5 चुनाव के अंदर अधिक विश्वास भरोसा दिया। फिर मैं जनता से आशीर्वाद मांगने जा रहा हूं। इतने दिनों तक जनता के बीच रहे, क्या मोटे तौर पर मुद्दे देखे आपने, लोगों की चाहत क्या देखी? क्योंकि हमने ये देखा कि बतौर लोकसभा स्पीकर भी पूरा वक्त आपका जनता के बीच ही बीतता था, चाहे कैंप कार्यालय हो चाहे कोटा बूंदी आपका संसदीय क्षेत्र। देखिए, देश की, प्रदेश की और कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र का एक ही लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। ठीक है साहब, वोटिंग को लेकर के लोगों से अपील? वोटिंग को मेरी मतदाताओं से अपील है, वो अधिकतम मतदान करे, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपील करे, सक्रिय रूप से लोकतंत्र में भागीदारी करें। एक अंतिम सवाल कि हमने देखा था पहले फेज में वोटिंग परसेंटेज कम रहा था, ऐसे में इस बार वो तब्दीलियां की गई हैं कि ज्यादा मतदान हो, इसको लेकर? निश्चित रूप से अधिक मतदान होगा और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री जी के पक्ष में मतदान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ओम बिरला जो कोटा बूंदी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जनता के बीच में रहे और अब आज जो सेकंड फेज के इलेक्शन में लोगों के बीच होते हुए फिलहाल अपने मत का प्रयोग करने के लिए बिल्कुल। हिमांशु हमारे संवाददाता कोटा से ओम बिरला से बातचीत कर रहे थे, बीजेपी के प्रत्याशी। और देखिए यहाँ पर हेमंत, बड़ा दिलचस्प है, ये भी कहा जाता है कि 1999 से परंपरा चल रही है कि जो भी लोकसभा अध्यक्ष बनता है वो दोबारा संसद में चुनकर नहीं आता है, तो जाहिर तौर पर एक ये मतदाताओं पर निर्भर है कि आखिरकार मतदाता किसे चुनते हैं और मतदाता का निर्णय क्या होता है। लेकिन यादव साहब, आप बात कह रहे थे, मनु भी आपसे पूछ रही थी कि भले ही आप प्रधानमंत्री को समझा पाने में नाकाम रहे हो, लेकिन क्या जनता को आप अपना घोषणा पत्र समझा पाए हैं? यादव जी, मैं बेरोजगारी और महंगाई शब्द तक भी प्रयोग में नहीं लिया है। आप देखिए, इससे ज्यादा जनता को नकारने वाली बात क्या हो सकती है? हमारे घोषणा पत्र में अगर हम कहते हैं कि 30 लाख रिक्त पदों पर नौकरियां देंगे, तो इसमें कहां आपत्तिजनक लग गया? हम कहते हैं कि हम हर महिला, जो गरीब महिला है, उसको 1 लाख रुपए सालाना देंगे, 8,500 रुपए हर महीने देंगे, तो इसमें कहां आपत्ति हो सकती है? हम कहते हैं कि किसानों को MSP की गारंटी देंगे जो मांग कर रहे हैं, इसमें कहां आपत्ति होगी? हम गरीब के लिए काम करते हैं, उनकी न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए हम करना चाह रहे हैं। तो हमारा काम है गरीब आदमी के साथ खड़ा होना, अंतिम पंक्ति जो हमारा संविधान कहता है, सर्वोदय की नीति, उस पे चलना हमारा काम है। इनका काम है पूंजीपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर देना। हम पूछते हैं, अभी तक तो हमें कोई जवाब मिला नहीं कि भाई आपने 16 लाख करोड़ किसे कहते हैं? इस बजट का लगभग 30% हिस्सा आपने केवल पूंजीपतियों को, गरीब आदमी के टैक्स को पैसा लेकर के पूंजीपतियों की जेब में डाल दिया। तो जनता आज सवाल पूछती है और हम तो जनता से अपील भी करते हैं कि चूंकि हमारे तो सारे संसाधन, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने सारे संसाधन छीन ही लिए, कुछ छोड़ा ही नहीं, हमारे बैंक अकाउंटों को सीज कर दिया है। उस परिस्थिति में आप चुनाव लड़े इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री क्या बना है? मुद्दा ये बना है कि आप लोग कह रहे हैं कि आप अगर सत्ता में आते हैं तो आप आर्थिक सर्वे कराएंगे। क्या ये बताइए कि ये बात राहुल गांधी ने साउथ में जाके नहीं की थी? तो आर्थिक सर्वे करवाने में आपको आपत्ति नजर आ रही है कि मैं तो आपसे बीजेपी के प्रवक्ता तो बाद में करेंगे, आपको आपत्ति? ये तो हमारा संवैधानिक चीज है, आर्थिक न्याय, सामाजिक राजनीतिक न्याय हमारे संविधान के भीतर लिखा है। सुनेंगे, सीधे इस वक्त टोंक का रुख कर लेते हैं। निवाई में सहयोगी लवली मौजूद हैं। लवली, तस्वीरें दिखाइए, आते हैं मनु, इस पर आते हैं। लवली, तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि उत्साह इस वक्त कैसा नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, जाहिर सी बात है कि मतदाताओं का रुझान और
वे लगातार बूथ का रुख कर रहे हैं। लवली, तो लगता है लवली तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम यहाँ पर यादव जी के पास हम रुक कर लेते हैं, क्योंकि सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आर्थिक सर्वे की अगर राहुल गांधी बात कर रहे हैं तो सीधे सीधे बीजेपी का कहना है कि आर्थिक सर्वे के पीछे मंशा यह है कि जितनी आबादी उतना हक के फॉर्मूले पर आप लोग काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये आप सामाजिक आर्थिक न्याय का पैरामीटर ही यही है। हाँ। ये मैं क्या हम राहुल गांधी जी क्या करें, दुनिया की सारी राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के जो पुस्तकें हैं, जो आज तक के जो सिद्धांत है, वो यही कहते हैं कि अगर आप सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये एक्सरे करना पड़ेगा। एक्सरे के तहत कैसे, मतलब हमारे गरीब लोगों का टैक्स लेकर अगर क्या ये चीन में सफल रहा, क्या ये रूस में सफल रहा, क्या इस बात पर आपने यहाँ पर सर्वे किया है या रिसर्च की है? आप मुझे ये बताइए। आप तो मैं ये जानना चाहता हूं ये कैसे हुआ इस देश के भीतर की 1% आबादी के पास देश के 43% संसाधनों पर कब्जा हो गया। ये हुआ कैसे? ये कोई ऐसा तो नहीं है कि उनके भीतर बहुत ज्यादा योग्यता हो। 70 साल से आप लोग हैं, इसका जवाब तो आप बेहतर तरीके से दे सकते थे। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर जानू साहब वो कह रहे हैं कि बंटवारा फॉर्मूला तो बहुत अच्छा है, आपत्ति क्यों है आपको? बताइए आप। जानू साहब से पूछ लीजिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। देखो, सीधे तौर पर आपत्ति का विषय इतना सा है कि संसाधन 1% लोगों के पास इकट्ठा कैसे हुआ? अरे भाई, क्लास में 40 छात्र पढ़ते हैं, 100 में से 100 इक्का दुक्का ही लाता है। जो एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, जो ध्यान रखेगा, संसाधन भी इकट्ठा करेगा और टैक्स भी चुकाएगा। क्या बात करते हो? आज इस देश को टैक्स चुकाने वाले चला रहे हैं गरीब आदमी। ये जिन गरीबों की बात कर रहे हैं, जो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आप सभी को। लवली का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। लवली, तस्वीरें दिखाइए, अपडेट बताइए, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, वनस्थली गांव जो है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वनस्थली गांव है, जहां पर देखिए महिलाएं जो हैं वो चूल्हा चौका अपना कामकाज छोड़ करके बड़ी तादाद में मतदान के लिए पहुंची हैं। और ये सुखद तस्वीरें देखने का इंतजार सभी दर्शकों को भी है, तमाम इलेक्शन कमीशन के लोगों को भी है और राजनीतिक दलों को भी है। और शहर के लोगों को नसीहत लेनी चाहिए इन तस्वीरों से। जहां तक नजर जा रही है वहां तक ये कतारें जो है वो लंबी होती जा रही हैं। लगातार मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला, ग्रामीण इलाके में मतदान बेहतर चल रहा है, ये हम कह सकते हैं। और इस बेहतर मतदान के लिए जो लोग यहाँ पहुंचे उनसे हम बात भी करते हैं। आइए मतदान को लेकर के इनसे लोगों से बात करते हैं। अम्मा जी, क्या सोच करके मतदान करने के लिए पहुंचे हैं आज? बोलो हैं? आप बताओ अम्मा, क्या करने, वोट डालने आए हो? वोट डालने का आए हैं। हाँ, बताओ। वोट डालने आए हैं। वोट आप बताइए, वोट का पावर बता दीजिए। देखिए, महिलाएं थोड़ा संकोच कर रही है, लेकिन वोट का पावर का उपयोग करने आई है। कुछ और लोग हैं बाबूजी, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। जो लोग नहीं पहुंचे उन्हें क्या कहेंगे आप? आना चाहिए, उनको आना चाहिए। लोग आ भी रहे हैं, देखिए भीड़ लाइनें पूरी बड़ी भरी हुई है। आप बताइए भैया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस बार परिवर्तन के नाम पे वोट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे होगा, धर्म के नाम पे कोई भी नहीं बटेगा। आप बताइए। खुद को अधिकार है, सबका अधिकार है। सबका अधिकार है, आप बताइए। सबका अधिकार है? अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, और देना चाहिए सभी को वोट। सभी को देना चाहिए। आप बताइए, वोट सभी का अधिकार है। पहली बार वोट डालना है? हाँ भैया। अच्छा, तो पहली बार का वोट का क्या रेस्पॉन्स कैसा है? मन में कितना? बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत मजा है। उत्सुकता थी, इंतजार था आज के दिन का। और जो फर्स्ट टाइम वोटर अभी घर से नहीं है, उन्हें क्या कहेंगे? शर्म आनी चाहिए उन्हें। अच्छा, तुरंत आना चाहिए उनको वोट देने के लिए। हाँ। अच्छा, देखिए जी, अपनी अपनी भाषा है। आप बताइए बाबूजी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही वनस्थली के रहने वाला हूँ। वनस्थली के रहने वाले हैं। क्या माहौल है गाँव में चुनाव को लेकर के? चुनाव को बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। वोट डालने आए हैं? वोट डालने आए हैं। क्या सोच करके वोट होने वाला है इस बार? बढ़िया नहीं। आप बताइए, क्या सोच के मतदान करने आए हैं? सर, मतदान इसलिए करने आए कि हमारा अधिकार है। दूसरी बात ये, गवर्नमेंट जो कमिटमेंट करती है, गवर्नमेंट को पूरा करना चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट बने। सिर्फ वादे से नहीं होता है, थोड़ा उनको भी आना चाहिए। हम जागरूक होकर वोट दे रहे हैं, गवर्नमेंट को भी कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। अच्छा, आप बताइए कमिटमेंट। और ओबीसी का हक छीन कर मुस्लिमों को देना। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वी विल हैव टू डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स टू इंश्योर
that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on resources. मनमोहन सिंह जी ने यह बयान गलती से नहीं दिया था, बल्कि जानबूझकर दिया था, क्योंकि अप्रैल 2009 में फिर से मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठहराया और कहा कि माइनॉरिटीज का, खासकर मुस्लिमों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों, देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से गलत बयानी की गई और मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, यह कहा गया। मतलब यह है कि कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि येन केन प्रकारेण मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है। पंडित नेहरू हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों की उपेक्षा हो, कदापि हम नहीं चाहते कि मुसलमानों की अपेक्षा हो, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि मुसलमानों को अन्य समुदायों की कीमत पर अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। जिन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है उन्हें ही लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस ने राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर यह साजिश रची कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उनमें भी एससी माना जाए और एससी लिस्ट में आरक्षण दिया जाए। कोई एससी अगर धर्म बदलकर मुसलमान बनता है तो उसका एससी दर्जा बना रहे, साथ ही ओबीसी के 27% से 6% काट कर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। कांग्रेस ने कोर्ट के कानून को बदलकर एएमयू, जामिया मिलिया जैसे संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म किया। 1981 में कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को छीनने के लिए अलग एएमयू अमेंडमेंट एक्ट 1981 लाकर कोर्ट के फैसले को बदल दिया। कांग्रेस सभी जातियों को ओबीसी यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बता रही है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 4 बार मुस्लिम रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के कारण कांग्रेस सरकार इसे लागू नहीं कर पाई। 2009 में लोकसभा इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो को कांग्रेस ने जॉब और एजुकेशन में मुसलमानों को नेशन वाइड रिजर्वेशन देने की प्रॉमिस किया था। कांग्रेस चाहती थी कि ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर मुस्लिम के लिए अलग से सब कोटा हो। 2011 में यूपीए 2 के दौरान माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ओबीसी कोटा के भीतर 8.4 सब कोटा का प्रस्ताव रखा, जिसमें मुसलमानों के लिए 6% रिजर्वेशन शामिल था। 2014 में लोकसभा इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने इस तरह की बातें की थी। इस बार भी कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में इसी तरह की बातें कर रही है। कर्नाटक में भाजपा सरकार ने रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही तमाम मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। कर्नाटक में भी ओबीसी के अंदर कैटेगरी 2 भी बनाकर मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे दिया गया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि देश के बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है। मतलब उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी से सख्त नफरत है, क्योंकि देश में बहुसंख्यक आबादी इन्हीं गरीब लोगों की है, इन्हीं वर्गों की है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है और ये कांग्रेस का इंटेंशन। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, जो एक बार फिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जमकर निशाना साध रहे हैं। यादव साहब जवाब देना चाहेंगे? 18 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान पर लगातार अभी भी हंगामा मचा हुआ है, जिसमें कहा गया था कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तुष्टीकरण का आरोप आप पर। हम तो आपसे चाहते हैं ये बात
कि आप कम से कम वो वीडियो जो चल रहा है और बहुत अच्छे दूसरे मीडिया जो स्वतंत्र मीडिया दिखा रहे हैं, आपको भी दिखाना चाहिए कि मनमोहन सिंह जी ने क्या बोला था और कितना बड़ा झूठ ये बिल्कुल ऑन स्क्रीन बोलते हैं और अब उस झूठ को हम पूरे देश के भीतर प्रसारित करते हैं। मैं अपील ही जनता से ये कर रहा हूं कि इस तरह की जो झूठ की मशीन है, जिन्होंने प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा गिरा दी है, कि इस तरह का झूठ जो खुलेआम झूठ बोलते हैं, कोई तथ्य और आंकड़े नहीं है। हम मुझे ज्यादा चिंता इस बात की नहीं है, प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा गिर जाए, इससे मतदान किया है। निश्चित रूप से ये प्रत्येक व्यक्ति को अपना राष्ट्र हित में, राज्य हित में और जनहित में अपना मतदान करना चाहिए और मैंने भी किया। सर, पहले चरण में वोटिंग कम हुई थी, लेकिन अब वोटिंग को बढ़ाने के लिए भी कई प्रयास किए गए। पहले चरण में कुछ परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन आज जिस प्रकार से मैं अजमेर के कुछ बूथों को मैंने देखा है, जानकारी प्राप्त की है, मतदाताओं में उत्साह है, मुझे लगता है निश्चित से मतदान। तो वासुदेव देवनानी को आप सुन रहे थे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और ये महा कवरेज लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर जारी है।